नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। अनीता मैडम से सीखिए कुछ। वे महिला होकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागती। और आप? अनीता ने एक कुटिल मुस्कान मंगेश की ओर फेंकी तो मंगेश तिलमिला उठा। हालांकि मन ही मन अनीता जानती थी कि यह मुस्कान उसे बहुत भारी पड़ने वाली है, पर इस सह और मात के खेल में पीछे हटना अब उसे मंजूर नहीं था। स्टाफ रूम से आती आवाजों ने अनीता के कदम बाहर ही रोक दिए। तेज तेज उभरते स्वर कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अरे इतनी क्या चालाक हो गई है आजकल की लड़कियां की दोनों हाथों में लड्डू चाहिए उन्हें। बराबरी भी करेंगी और आरक्षण भी चाहिए। जहां लंबी लाइन देखी वहीं अपनी लाइन अलग बना लेंगी। और यदि एक्स्ट्रा पीरियड लेने की बात आए तो लड़कियां शाम को ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। यह कहकर पल्ला झाड़ लेंगी। फिर जैसे ही विभागाध्यक्ष बनने की बात आई, पुरुष महिला सब बराबर, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। इसलिए हमारे नाम पर भी मुंह गहराई से विचार किया जाए। मंगेश की तेज आवाज में व्यंग से पुट से अनीता के कान में दर्द सा उठने लगा। उसके लिए अब और खड़े रहना मुश्किल हो गया, तो वह धीरे से अंदर दाखिल हुई और एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। जैसा कि अनीता को उम्मीद थी कि उसके अंदर घुसते ही कमरे में पूर्णतया शांति छा गई। उसने चुपचाप कापियां जांचना आरंभ कर दिया और मानो कुछ सुना ही न हो। चपरासी चाय ले आया था और इसके साथ ही वातावरण सामान्य होने लगा था। अनीता ने राहत की सांस ली। स्कूल कॉलेज के दिनों से उसे बहस वाद विवाद आदि से घबराहट सी होने लगती थी। इसलिए निबंध प्रतियोगिता में सदैव अव्वल आने वाली लड़की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना तो दूर, हाल में बैठकर सुनना भी गवारा नहीं समझती थी। वैसे देखा जाए तो मंगेश के आक्षेप गलत भी नहीं थे। हमेशा से ही किसी भी वर्ग के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की वजह से ही वह पूरा वर्ग बदनाम होता है। लेकिन कुछ प्रतिष्ठित लोगों के प्रयास ही उस वर्ग को रसातल से ऊपर भी खींच ले आते हैं। अनीता के मन में उठकर रहा विचारों का अंतर्द्वंद फिर गंभीर वाद विवाद में तब्दील न हो जाए, इस आशंका से घबराकर अनीता ने फटाफट चाय की चुस्कियां लेनी आरंभ कर दी। तभी साथी अध्यापक अनिल और शादी का कार्ड ले आया। लीजिए, आप ही बची थी, बाकी सबको दे चुका हूँ। अनिल, तुम्हारी सगाई हुए तो काफी पहले हो गया ना? अपने हाथ के कार्ड को उलट पलट कर देखते हुए मंगेश ने राय जाहिर की। हाँ, साल भर से ज्यादा ही हो गया है। नंदिनी भी सरकारी स्कूल में सीनियर टीचर है, तो इसलिए उसके यहाँ तबादले का प्रयास कर रहे थे, पर नहीं हो पाया। फिर अब उसने रिजाइन कर दिया है, यहीं कहीं प्राइवेट में कर लेगी। उफ, खैर किसी एक को तो एडजस्ट करना ही था। मंगेश ने गहरी सांस भरी तो अनीता की चुभती नजरें उस पर टिक गई। जैसे कहना चाह रही हो, किसी एक को नहीं, मंगेश लड़की को ही एडजस्ट करना था। इसी से तो आप पुरुषों का ईगो तुष्ट होता है। स्त्रियों पर दोगला होने का आरोप लगाते हैं। पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देख लें। मन में कुछ और, ऊपर से कुछ और। विद्यालय का वार्षिकोत्सव समीप था। तैयारी कराने वाली समिति में अनीता और मंगेश का भी नया नाम था। अनीता जितना जल्दी जल्दी काम कर शाम को जल्दी फ्री होने का प्रयास करती, मंगेश उतनी ही देर लगाता। अनीता उसका मंतव्य समझ रही थी, मगर उसने भी ठान लिया था कि वह बहसबाजी में नहीं पड़ेगी, बल्कि कुछ करके दिखाएगी। वह परेशानियां झेलती रही, लेकिन एक बार भी अपनी स्त्री सुलभ मजबूरियां बखान कर उसने किसी भी सहानुभूति उपार्जित करने का प्रयास नहीं किया। वार्षिकोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो अनीता ने संतोष की सांस ली। साथी अध्यापिकाओं की प्रशंसा के बीच मंगेश के चेहरे के असंतोष को वह आसानी से पढ़ पा रही थी। कितना मुश्किल होता है इन पुरुषों के लिए हमारी प्रशंसा को पचाना। हम इनसे सहायता की गुहार किए बिना कोई कार्य कर ले, वह इनके अहम को इतना नागवार क्यों गुजरता है? अनीता मन ही मन सोच रही थी। पहली ही जीत ने अनीता में गजब का उत्साह भर दिया था। उसे इस लड़ाई में एक आनंद सा आने वाला लगा था। विद्यालय की ओर से लड़के लड़कियों का एक ग्रुप शैक्षणिक भ्रमण के लिए भेजा जा रहा था।
जिसमें नेतृत्व की कमान 3 अध्यापकों को सौंपी जानी थी। इसी संदर्भ में प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई थी। टूर काफी लंबा और कठिनाइयों से भरा था, इसलिए प्रिंसिपल को आशंका थी कि कोई भी अध्यापिका इसके लिए सहर्ष तैयार नहीं होगी। मगर चूंकि लड़कियां भी टूर में शामिल थी, इसलिए एक अध्यापिका को तो भेजना ही था। दुविधा में फंसे प्रिंसिपल ने अभी अपनी इस मजबूरी की भूमिका बांधना आरंभ ही किया था कि अनीता ने हाथ उठाकर उन्हें हैरत में डाल दिया। मैं टूर की कमान संभालने को तैयार हूँ, आप 2 असिस्टेंट टीचर नियुक्त कर दें सर। अनीता की हिमाकत पर वैसे ही मंगेश का खून खौल रहा था, और जब प्रिंसिपल ने 2 असिस्टेंट टीचर्स में एक नाम मंगेश का लिया तो मानो आग में घी पड़ गया। मंगेश ने तुरंत किसी व्यक्तिगत मजबूरी का बहाना बनाकर पीछे हटना चाहा, तो प्रिंसिपल ने उसे आड़े हाथों लिया। अनीता मैडम से सीखिए कुछ, वे महिला होकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागती, और आप। अनीता ने एक कुटिल मुस्कान मंगेश की ओर फेंकी तो मंगेश तिलमिला उठा। हालांकि मन ही मन अनीता जानती थी कि यह मुस्कान उसे बहुत भारी पड़ने वाली है, पर इस सह और मात के खेल में पीछे हटना अब उसे मंजूर नहीं था। जैसा कि अनीता को उम्मीद थी, मंगेश ने साथी अध्यापक के साथ मिलकर उसकी राह में पल पल परेशानियां खड़ी करने का प्रयास किया। यह तो विद्यार्थी लड़कों और लड़कियों का सहयोग था कि अनीता हर बाधा लांघकर सकुशल टूर लौट आई। मगर इस चूहा दौड़ से अब वह पूरी तरह ऊब और थक चुकी थी। कुछ कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उसे अब मंगेश की ओर से भी अनुभव होने लगी थी। पहले वह बात बात में उसे काटने और नीचा दिखाने का प्रयास करता था, लेकिन इधर काफी समय से वह गौर कर रही थी कि वह अब न केवल मूक दर्शक बना उसे देखता और सुनता रहता, बल्कि कई अवसरों पर तो उसने मंगेश की आंखों में अपने लिए प्रशंसा के भाव भी देखे। अनीता के लिए यह एहसास सर्वथा नया और चौंकाने वाला था। जब दूसरी ओर से कोई प्रतिहार न करे तो भला इंसान एक तरफा लड़ाई कब तक जारी रख सकता है। अनीता समझ नहीं पा रही थी कि मंगेश किसी उपयुक्त अवसर की तलाश में है या उसकी मानसिकता बदल गई है। वह इस परिवर्तन को अपनी जीत के रूप में ले या हार के रूप में। इसी दौरान विद्यालय में प्रातःकालीन योग कक्षाएं आरंभ हो गई, जिनमें नियम से 2-2 अध्यापकों को ड्यूटी देनी थी। इसे संयोग कहे या दुर्योग, लेकिन अनीता की ड्यूटी फिर मंगेश के साथ ही लगी। सवेरे जल्दी उठकर तैयार होकर टिफिन पैक कर निकलना अनीता के लिए बेहद सिरदर्दी साबित हो रहा था। घर से स्कूल इतना दूर था कि वह बीच में समय मिलने पर आराम के लिए भी नहीं लौट सकती थी। लौटने में बाजार से सब्जी आवश्यक सामान आदि खरीदने में अक्सर शाम हो जाती थी। अनीता में अपने लिए खाना बनाने की भी ताकत शेष नहीं रहती थी। 2 दिनों से वह दूध ब्रेड खाकर ही बिस्तर पर पड़ जाती थी। वापस सवेरे अलार्म से ही आंख खुल पाती। इस दौरान उसकी हालत और भी पस्त हो गई। मगर अनीता ने ठान रखी थी कि वह स्त्री होने का कोई भी लाभ उठाकर मंगेश को जुबान खोलने का अवसर नहीं देगी। हकीकत तो यह थी कि मंगेश के छोड़े व्यंग्यबाणों से वह इतनी आहत हुई थी कि उसे उसने एक चुनौती के रूप में ले लिया था। मगर समय के अंतराल के साथ यह चुनौती एक जिद में तब्दील होती जा रही थी। अनीता को मानो हर वह काम करके दिखाना था जिसे सामान्यतः एक स्त्री करना टालती है। अपनी जिद और जुनून के आगे न तो उसे अपने स्वास्थ्य की परवाह रह गई थी और न ही किसी खतरे की आशंका। चाहे भोर हो या स्या रात की वीरानगी, वह अपनी स्कूटी लेकर कभी भी कहीं भी निकल पड़ती। अनीता महसूस कर रही थी कि उसके गिरते स्वास्थ्य ने मंगेश को उसके प्रति अनायास ही बहुत ही मृदु और सहृदय बना दिया है। उसके चेहरे से झलकता अपराध बोध दर्शाता है कि उसे विगत के अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी है। मंगेश के चेहरे के ये सब भाव तो अनीता को सुकून प्रदान कर रहे थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से वह उसके व्यवहार में, मनोभाव में जो कुछ परिवर्तन महसूस कर रही थी, उसे स्वीकारने में उसे बेहद हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। पर हकीकत से कब तक भागा जा सकता था? हाँ, निसंदेह यह प्यार ही था और कुछ नहीं। मंगेश यानी जिस शख्स की उसे शक्ल देखना भी गवारा नहीं था,
जो शख्स उस पर छीटा कसी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था, वही शख्स उससे प्यार करने लगा है। वह कैसे विश्वास करे इस शख्स का? प्यार का इजहार करना तो दूर की बात है, उसने तो आज तक कभी उससे खुलकर अपने गलत व्यवहार के लिए शर्मिंदगी भी व्यक्त नहीं की है। विचारों में उलझी अनीता स्कूल पहुंचकर योगा तो करवाने लग गई, लेकिन कमजोरी और थकान के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। मंगेश ने एक दो बार उससे यह कहकर आराम करने का आग्रह किया कि वह अकेला दोनों ग्रुप संभाल लेगा, लेकिन अनीता पर इस आग्रह का विपरीत असर हुआ। मंगेश के प्रस्ताव को सिरे से नकार कर वह और भी जोश से हाथ पांव चलाने लगी। कुछ ही देर में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर उसे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तो अनीता अस्पताल में थी और उसे ग्लूकोज चढ़ रहा था। मंगेश पास ही टकटकी बांधे उसे देख रहा था और पूछा, अब कैसी है तबीयत आपकी? अनीता ने ठीक में सिर हिला दिया। क्यों अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं आप? मुझ पर गुस्सा है तो चिल्लाइए ना, मुझ पर गालियां दीजिए, हाथ उठाइए, पर प्लीज अपने आप पर और मत जुल्म मत कीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ। एक दो महिलाओं के चक्कर से ही पूरी नारी जाति का आकलन कर बैठा था। नारी हमेशा से ही सम्माननीय थी और रहेगी। उसकी शारीरिक दुर्बलताएं उसकी कमजोरी नहीं बल्कि शक्तियां हैं, जो उस सहित पूरे परिवार को एक संबल प्रदान करती हैं। उसके त्याग, ममता और सहानुभूति के गुण न केवल उसमें वरन हम पुरुषों में भी एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। कुदरत की यह अनुपम कृति उपहास उड़ाने योग्य नहीं बल्कि सहेजने योग्य है। अपनी अल्पबुद्धि के कारण मैं उनके महत्व को कमतर आंक बैठा, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहस में शायद मैं आपसे पराजित नहीं होता, मगर आपके स्वयं सिद्धा रूप ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। नहीं नहीं, गलती मेरी भी है। जिन आपेक्षों को चुनौती की तरह लेकर संघर्ष आरंभ किया था, वह संघर्ष धीरे धीरे कब जिद का रूप ले बैठा ध्यान ही नहीं रहा। मगर आपने तो खुद झुक कर मुझे झुका दिया है। और अपनी अपनी हार को स्वीकार करते हुए भी दोनों के मन में जीत का लहर हिलोरे ले रहा था और फिर कभी भी वे दोनों आपस में नहीं लड़े। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।